ये हमारा भाग 3 वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में इसके 2 पार्ट पहले ही बना रखे हैं और इस तीसरे पार्ट में हम आपको परजुरी यानी झूठा या मिथ्या साक्ष्य जो कोर्ट में दिए जाते हैं उसके संबंध में बहस प्रार्थना पत्र का प्रारूप कैसा होता है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कई बार हमारे बहुत लेट आते हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि हमें समय नहीं मिल पाता है। कई बार कोर्ट के काम आ जाते हैं तो हम सबसे पहले उन कामों को प्राथमिकता देते हैं। हम बहस प्रार्थना पत्र जो आज आपको बताने जा रहे हैं, इसका फॉर्मेट और इसके कुछ पैरा हम आपको उदाहरण के तौर पे बताएंगे। आप इनमें अपने हिसाब से बदलाव और संशोधन करके लिख सकते हैं। यह बहस प्रार्थना पत्र कुछ सावधानियों के साथ आपको बताया जा रहा है और ये दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक सभी मामलों में लागू है। आप इसको कहीं पर भी पेश कर सकते हैं। हमने इस बहस प्रार्थना पत्र में मुख्यतः गुजारा भत्ता से संबंधित परजुरी के केस में बहस प्रार्थना पत्र कैसे बनाते हैं इस बात पर विशेष बल देते हुए लिखा है। आप इसको किसी अन्य मामले में भी लिखना चाहते हैं तो उस हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। किसी भी केस के अंदर हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे प्रार्थना पत्र पेश होते रहते हैं, तो बहस प्रार्थना पत्र किसी भी प्रार्थना पत्र के ऊपर पेश किया जा सकता है और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्रार्थना पत्र मेन प्रार्थना पत्र हो जिसमें रिलीफ मांगी गई हो वही हो। ये किसी भी प्रार्थना पत्र के ऊपर पेश किया जा सकता है और कोर्ट से कई बार यदि बहस लंबी हो या पॉइंट साक्ष्य पर आधारित हो तो यह कोर्ट से अनुमति ली जा सकती है कि सर हम इस संबंध में लिखित बहस पेश करेंगे। तो कोर्ट 1 या 2 तारीख का समय दे देता है, आप लिखित बहस पेश कर सकते हैं। बहस मौखिक भी होती है, लेकिन लिखित बहस किस प्रकार पेश की जाती है इस वीडियो में हमने मुख्यतः इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। परजुरी का प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद और विपक्षी गण द्वारा उसका जवाब दिए जाने पर ही अपनी मूल परजुरी की एप्लीकेशन पर साक्ष्य शपथ पत्र के बाद ही लिखित बहस पेश करें। दोस्तों, इस पॉइंट को आप एक बार और पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं कि जैसे आपने कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है तो विपक्षी गण द्वारा आपके उस परजुरी के प्रार्थना पत्र का जवाब दिया जाता है। आप यदि उस प्रार्थना पत्र के बाद में यदि साक्ष्य का शपथ पत्र भी देना चाहते हैं तो भी सही है। तो आपको साक्ष्य के शपथ पत्र के ऊपर भी आपको दोनों को मिलाते हुए ही बहस प्रार्थना पत्र आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको मुख्यतः जो ये बहस का प्रार्थना पत्र है, यदि कोर्ट पहले ये तय करने की कोशिश करता है कि ये परजुरी का प्रार्थना पत्र आगे सुना जाए कि नहीं सुना जाए, तब विपक्षी गण द्वारा यदि जवाब आ जाता है तो आप उसके ऊपर भी बहस प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। उसके बाद में न्यायालय यदि परजुरी के प्रार्थना पत्र को मंजूरी दे देता है तो फिर आपके द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जाएगा और विपक्षी पार्टी के द्वारा भी साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जाएगा। उसके बाद में बहस प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा और उसके बाद में जो भी आपके साक्ष्य उसके आधार पर जो है आप जजमेंट्स वगैरह वो सब पेश कर सकते हैं। उसके लिए अलग प्रार्थना पत्र हमने पहले ही एक वीडियो में बता रखा है, आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो इस दौरान समस्त प्रक्रिया में अंतर्निहित अंतर्वस्ती आपत्ति प्रार्थना पत्रों का परजुरी की कार्रवाई में लिखित जवाब भी प्रस्तुत करें। दोस्तों, जहाँ तक आपने कोई भी प्रार्थना पत्र चाहे परजुरी की कार्रवाई में हो, चाहे गुजारा भत्ता में हो, चाहे किसी तलाक के मामले में हो, तो आपको इस दौरान जो भी छोटी छोटी एप्लीकेशन लगती है, अंतर्निहित अंतर्वर्ती आपत्ति प्रार्थना पत्र का मतलब ये होता है, इसको वैसे अंग्रेजी में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस कहा जाता है। छोटा सा मीनिंग यही है कि मान लीजिए कि आपने कोई तलाक का मामला लगाया है और सामने जो विपक्षी है वो सेक्शन 24 का गुजारा भत्ता का प्रार्थना पत्र लेके आते हैं, तो ये एक तरीके का अंतर्निहित अंतर्वर्ती प्रार्थना पत्र होता है। यदि आप इसको अपोज करते हैं, आप इसका जवाब देना चाहते हैं, तो इसको आप 2 तरीके से जवाब दे सकते हो। एक तो आप प्रार्थना पत्र का भी जवाब दे सकते हो, या फिर यदि वो प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है, रूलिंग है, या फिर एक बार पहले वो तय हो चुका है, तो आप एक आपत्ति प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर सकते हैं जवाब देने से पहले। यदि वो आपका आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है तब आपको मुख्य जो उनका प्रार्थना पत्र उसका जवाब देना पड़ता है। तो इन सबको इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस कहा जाता है या अंतर्वर्ती प्रार्थना पत्र कहा जाता है। आप इनके जवाब में जो भी चीज़ देते हो, यदि आप जवाब नहीं दे रहे हो, आपत्ति दे रहे हो, तो वो उनका आपत्ति प्रार्थना पत्र हो गया और आप जवाब दे रहे हो तो लिखित जवाब हो गया। इसके बाद में आप उसकी बहस भी अलग से, जैसे दोनों साइड से जवाब आ जाते हैं तो जो बहस है, एक यदि वकील अपनी बहस कर लेता है तो दूसरा ये कह सकता है कि हम मौखिक बहस करेंगे, तो वो हाथों हाथ हो जाती है। यदि मौखिक बहस नहीं करना चाहता है तो फिर वो ये कह सकते हैं कि सर हम जो है अगली तारीख पे लिखित बहस पेश करेंगे। तो ये एक तरीके का नई कार्रवाई का हिस्सा है, आपको इनको समझना पड़ेगा। और ये कोर्ट के ऊपर भी है कि कोर्ट किस तरीके की बहस सुनना चाहता है, या लिखित बहस में इंटरेस्टेड है या फिर मौखिक बहस में ही वो
आपको मूड के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से इसमें डिसीजन लेना होता है। साक्ष्य के संदर्भ में समस्त बिंदु क्रमशः प्रभावशाली तरीके से साधारण व स्पष्ट शैली में लिखें। आप जब भी कोई परजुरी का एप्लीकेशन बनाते हो, चाहे आप बहस प्रार्थना पत्र बनाते हो, चाहे आप इसका साक्ष्य शपथ पत्र बना रहे हो, आपको सिंपल भाषा में लेकिन प्रभावशाली तरीके से एक लाइन में सामने वाले पक्ष को या जज को ये समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है, क्या कहना चाहते हो। इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि आपको ये सब कुछ इस हिसाब से लिखना है कि कम से कम शब्दों में और स्पष्ट तरीके से आपकी लाइन उसको समझ में आ जाए। समस्त साक्ष्य दिनांक दस्तावेज अनुसार नथी करें। संदर्भ झूठा कथन के साथ मय प्रसंग झूठ को उजागर करें। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपको जितने भी दस्तावेज जो भी आप परजुरी के केस में लगाना चाहते हैं वो आपका तारीख के हिसाब से आना चाहिए, उसका क्रमशः विवरण होना चाहिए। जो भी आवश्यक नहीं है उन दस्तावेज़ों को शामिल नहीं करना है, और जो भी आप शामिल कर रहे हो उसके साथ में आप बहस में, साक्ष्य में आपको संबंधित पेरा को बहुत अच्छे से लिखना है कि ये झूठ इस प्रकार से बोला गया है, इसका अर्थ यह नहीं था लेकिन ये अर्थ इस तरीके से निकाला गया है, और इसके संबंध में आपके पास जो साक्ष्य है वो इस प्रकार है। ये आपको उस दस्तावेज के अंदर बहुत अच्छे से लिखना है। आप लिखित बहस में जजमेंट और साक्ष्य का हवाला भी श्रीमान न्यायालय में दे सकते हैं। आप यदि बहस के जो प्रार्थना पत्र है उसके 3 भाग होते हैं। पहले में आपने जो भी मामला है उसका आपने ब्रीफ लिख दिया, दूसरे में आपने वो कथन लिख दिए जहाँ उसने झूठ बोला, और तीसरे में आपको ये लिखना है कि इस संबंध में न्यायालय की जो जजमेंट्स है, दृष्टांत है, वो क्या कहते हैं। तो उसको आप लिखित बहस में वहाँ पर आप जजमेंट वगैरह का आप हवाला दे सकते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जो भी प्रार्थना पत्र दिए जाते थे वो इतने लंबे होते थे कि उनको समझना बहुत मुश्किल होता था। अब आजकल ये जितने भी परजुरी के प्रार्थना पत्र है ये गुजारा भत्ता के केस में जो आय का शपथ पत्र है उस पर निर्भर करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा में दिया हुआ है। उसकी अनुपालना बहुत ज़रूरी। यदि उसमें कहीं पर भी झूठ बोला गया है तो आप परजुरी का प्रार्थना पत्र आप आराम से पेश कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो परजुरी के जितने भी प्रार्थना पत्र है वह आप खुद पेश कीजिए। हम ये सारे वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि ये आप खुद पेश कर सकें, क्योंकि हमने देखा है कि वकील कहते हैं कि आप किस लिए पेश करना चाहते हैं, आप अपने दूसरे केसों पे ध्यान दीजिए या अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए। तो हमारा सीधा सा ये है कि आपको एक छोटा सा हिम्मत मिल जाए, आपको गाइडेंस मिल जाए कि ये किस प्रकार पेश करते हैं। एक बार आपने कोई भी प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, आप किसी भी कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में भी आप नहीं रुकेंगे। आप हर जगह ये प्रार्थना पत्र खुद ही पेश कर दोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों, हमने नए कानूनों के हिसाब से इसका बहस प्रार्थना पत्र बनाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं पर भी यदि आपको लगता है कि पुराने जो कानून है उसके हिसाब से धाराएँ हैं तो आप इसको नए कानून के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। यदि ये बहस प्रार्थना पत्र आपने नए कानून लागू होने से पहले यदि परजुरी पेश कर रखी है तो उसमें तो पुराने के हिसाब से चलेगी, लेकिन यदि आज की तारीख में आप यदि इस बहस प्रार्थना पत्र को नए कानून जो लागू हुए थे उसके बाद में यदि आपने कोई परजुरी की एप्लीकेशन पेश करी है उसमें करना चाहते हैं तो आपको नए के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हालांकि हमने पूरा ध्यान रखा है, लेकिन फिर भी यदि आप इसमें नई धाराएँ भी जोड़ते हो तो आप वो भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय जी, पारिवारिक न्यायालय आपको संख्या लिखना है, शहर का नाम लिखना है और राज्य का नाम लिखना है। फौजदारी विविध प्रकरण संख्या वो आपको लिखना है। उसके बाद में नीचे आपको कोष्टक में लिखना है दीवानी मूल प्रकरण संख्या। हमने सांकेतिक ऐसे नंबर लिखे हैं 880/11। फिर आप लिख दीजिए अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम और अप्रार्थिया के गुजारा भत्ता प्रार्थना पत्र, धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम, निर्णित दिनांक मतलब गुजारा भत्ता का आदेश हो गया इस तारीख को, और आय का शपथ पत्र दिनांक के संबंध में। उसके बाद में आपको इसका टाइटल देना है लिखित बहस प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थिया के जवाब प्रार्थना पत्र, धारा 379 एवं 215 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, धारा दिनांक 11/8/2016 के संबंध में। जो जवाब प्रार्थना पत्र सामने वाली पार्टी ने दिया है उसके संबंध में आप ये बहस प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, और उन्होंने कौन सी तारीख को दिया है उसकी तारीख लिखी हुई है के संबंध में आपका लिखित बहस प्रार्थना पत्र है। आप ये टाइटल इस हिसाब से आप अमेंडमेंट कर देना, जो भी उसने जवाब दिया उस तारीख के हिसाब से। श्रीमान जी, प्रार्थी की ओर से उपरोक्त विषयांतर्गत निम्न निवेदन यह है कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थिया के विरुद्ध विवाह विच्छेद हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम पेश कर रखी है, जिसका पंजीयन क्रमांक, जिसके क्रम में अप्रार्थिया द्वारा दिनांक को पेश सशपथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 व 26 हिंदू विवाह अधिनियम हेतु भरण पोषण मय
आय का शपथ पत्र दिनांक झूठे कथनों पर आधारित है। यह है कि श्रीमान न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12 नवंबर 2012 को 3,000 रुपये प्रति माह दिनांक 11 नवंबर 2009 से निर्वाह भत्ता आदेश फरमाया है। यानी इसमें जो गुजारा भत्ता दिया गया है वह पति को इस गुजारा भत्ता प्रार्थना पत्र को पेश करने की दिनांक से देने का आदेश दिया गया है। जबकि अपराधियों द्वारा पेश किए गए समस्त प्रार्थना पत्रों में मनगढ़ंत, बेबुनियाद और जानबूझकर झूठे कथन पेश कर अपने स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से माननीय न्यायालय को गुमराह कर और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करने का अपराध किया गया है। यानी इन्होंने झूठ बोला है कोर्ट में और इन्होंने आदेश अपने फेवर में लिया है। यदि आदेश नहीं भी हुआ है तो भी आप इसको पेश कर सकते हैं यदि आय का शपथ पत्र झूठा लगता है कि आपके पास उसके संबंध में कोई साक्ष्य है। यह है कि प्रार्थी के विवाह विच्छेद प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के जवाब पेश दिनांक 12 दिसंबर 2013 में भी अपराधियों द्वारा सशपथ एक झूठा किरायानामा भी प्रस्तुत किया गया है जो कूट रचित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रार्थी का अत्यधिक शोषण करना है, जबकि अपराधियाँ आज दिनांक तक कभी किराए पर नहीं रही है। दोस्तों, हमने सिर्फ किरायानामा ही इसमें शामिल किया। देखिए, जब भी आप मेंटेनेंस के केस में परजुरी पेश करते हैं तो उसमें वही तथ्य रखिए जहां पर महिला ने अपनी आय के संबंध में झूठ बोला है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें इसमें मैटर नहीं करती है। यह है कि अपराधिया ने पुलिस को दिए अपने बयान दिनांक में यह खुद स्वीकार किया है कि टिंगटोंग कंप्यूटर शिक्षण संस्थान से 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स के लिए जारी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सत्य है और प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अपराधिया स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, जबकि अपराधिया ने अपने 11 नवंबर 11 को पेश सशपथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 सपठित 26 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हेतु भरण पोषण में उक्त के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है और सत्य को न्यायालय से अनुचित लाभ प्राप्त करने की भरपूर कोशिश की है। अपराधिया ने पुलिस को दिए बयान, इसमें आप यदि कोर्ट में भी कहीं लिखा है, कोई पुराना है, यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट पड़ा है, कोई साक्ष्य है ऐसा, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो कि ये सारी चीज़ें ये साबित करती है कि ये योग्य है। लेकिन इसने आय के शपथ पत्र में भी शैक्षणिक योग्यता के जो पॉइंट है उसमें इन्होंने ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है जो कि झूठ की श्रेणी में आता है। नहीं लिखना भी एक तरीके का अपराध, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने जो रजनीश नेहा वाला जो आय का शपथ पत्र वाला जो फॉर्मेट है उसमें एक एक कॉलम बहुत सावधानी से बनाया है। उसमें जो भी लिखा गया वो कॉलम आपको अपनी जानकारी के हिसाब से पूर्णतया सत्य भरने हैं, जो आपकी जानकारी में वो आपको भरने हैं। यदि उस महिला ने इतना लंबा कोर्स किया है और उसको वो अपने आय के शपथ पत्र में भी छुपा रही है तो इसका मतलब कोर्ट से झूठ बोलने का अपराध कर रही है, उसको वो भी बताना चाहिए। यह है कि अपराधिया वर्तमान में सेंटर में कस्टमर मैनेजर और कैशियर, रिसेप्शनिस्ट और कंप्यूटराइज थेरेपी संचालक ऑपरेटर के पद पर वर्ष 2009 से ही कार्यरत होने से प्रति माह रुपये जो भी वो कमा रही है उससे ज़्यादा कमा रही है। इसके अतिरिक्त अपराधिया को मस्त ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर से भी 15,000 रुपये की अतिरिक्त आय हो रही है और 3 बैंकों में अपने अकाउंट मेंटेन करती है। इस प्रकार अपराधिया की प्रति माह कुल आय 40,000 रुपये से अधिक है। अपराधिया द्वारा अपनी आय के भी सक्षम दस्तावेज श्रीमान न्यायालय में जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में समस्त आय प्रपत्र व अन्य फोटो भी श्रीमान के आवश्यक अवलोकन हेतु संलग्न प्रस्तुत है। तो ये जो इसमें छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो आपको देखनी है, आपको सही करना है। यह है कि अपराधिया द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश अपनी केस स्थानांतरण याचिका संख्या SB सिविल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन 123/14 SMT X वर्सेस XY और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा इस याचिका को खारिज करते हुए इससे संबंधित अपने आदेश माननीय न्यायाधीश, उनका भी आप नाम लिख सकते हैं जो भी जज रहे होंगे, दिनांक कौन सी तारीख को आदेश हुआ है वो लिख सकते हैं, कि पृष्ठ संख्या 3 पर स्पष्टतः उल्लेखित है कि आपको यदि कोई पैरा इस तरीके से लिखना है, तो हमने ये उदाहरण इसीलिए लिखा है कि आपको यदि कोई पैरा है उसका हवाला देना है तो वो आप कैसे दोगे, तो इस तरीके से आप उसको हवाला दे सकते हो। इसलिए हमने यह इसमें लिखा हुआ है कि काउंसिल फॉर द पेटिशनर हैज सबमिटेड दैट नो एंडेवियर इज मेड बाय द पेटिशनर टू क्लेम मेंटेनेंस पेंडलाइट एंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस बी दैट एज इट मे बी। उसके बाद में आप नीचे आप उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं कि अतः इस प्रकार से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त
आदेश से ये स्पष्ट है कि अपराधियों द्वारा माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय परिवहन न्यायालय के गुजारा बता आदेश अंतर्गत धारा 24 सपठित 26 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दिनांक जो भी आदेश हुआ है के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को भी झूठ कहते हुए धोखे में रखकर केस स्थानांतरण का आदेश लेने की भरपूर कोशिश करके भारतीय न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया, जो कि एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों, यहाँ तक हमने ये चीज़ जो आपको बताई है वो होगी। अब यहाँ पे आगे आपको जजमेंट वाला जो कॉलम है, यहाँ पे हम आपको एक PDF दे रहे हैं जो कि आपको पैरा संख्या 7 लिख करके उसको ऐड करना है। यह है कि सेक्शन 215 भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित प्रावधान करता है। फिर उसके बाद जो ये अंग्रेजी वाली लाइन है, प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। तो आपको इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से पूरा ये PDF को डाउनलोड करना और इस PDF को आपको जो आपके जजमेंट वाला जो कॉलम है उसमें आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि PDF थोड़ा लंबा है, 2-3 पेज का है, इसलिए हम इसको आपको डाउनलोड करने का सीधा ऑप्शन दे रहे हैं। इसके आगे और पीछे आपको वो पेज लगाने हैं जो आपके केस से संबंधित हैं और उसमें आपको जो भी लिखना है आप इस तरीके से एप्लीकेशन बना कर लिख सकते हो। उसके बाद में जहाँ पर भी ये साक्ष्य वाली चीज़ आएगी कि जजमेंट वगैरह वाली, तो वहाँ पर आपको ये PDF वाले जो पेज है इसको आपको अटैच करना है। उसके बाद में लास्ट में इसके 2 और कॉलम बचेंगे, वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह है कि उक्ततः यह स्पष्ट होता है कि अपराधी परजुरी की दोषी है क्योंकि उसने उक्त समस्त कथन जानबूझकर असत्य तौर पर उक्त न्यायालयिक कार्रवाई में सशपथ प्रस्तुत किए हैं, जिसके लिए अपराधी के विरुद्ध न्याय हित में परजुरी की कार्रवाई खोला जाना जरूरी और प्रार्थनीय है। उपरोक्त विषयांतर्गत बहस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपराधी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता में वर्णित धाराओं का प्रसंज्ञान लेते हुए अपराधी के विरुद्ध नियमानुसार परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 379-215 भारतीय सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। उसके बाद आप शहर और नीचे दिनांक और प्रार्थी आप लिख सकते हैं और इनके साथ में किसी भी प्रकार का शपथ पत्र जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बहस प्रार्थना पत्र को ऐसे ही पेश कर सकते हैं। बाकी यदि आपको कुछ भी इसमें लगता है तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। छोटा मोटा कोई हो गया तो हम आपको बता देंगे। हमें समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हम थोड़ा सा लेट वीडियो बनाते हैं, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाते हैं। बाकी आप ये सब चीज़ें खुद कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होगा। इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है।